स्वागत है दोस्तों मन बावरा में आपका। और आज की नई कहानी मैं लेकर आई हूँ एक मुलाकात के बाद। ये अर्चना सिन्हा जी की कहानी है जो उन्होंने लिखी है और ये बड़ी ही हृदयस्पर्शी लगी और आज के युग के लिए बड़ी ही प्रैक्टिकल भी। तो चलिए देर नहीं करती हूँ, ये कहानी मैं स्टार्ट करती हूँ, आपको सुनाती हूँ। बहुत पसंद आएगी आपको। अपने बेडरूम में आकर रेवा जैसे ढहसी गई। सूना घर उसे कभी भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन आज यही सूनापन उसे मरहम की तरह लग रहा था। वह कुछ देर बिल्कुल अपने आप में जीना चाहती थी। शायद अभी अगर आकाश घर में होता तो उसके लिए उसकी बातों को सुनना और सहज रूप से उत्तर देना संभव नहीं होता। अच्छा हुआ वह अभी तक लौटा नहीं है, वरना अगर वह पूछता कि वो इतनी परेशान क्यों है तो वो जवाब क्या देती? क्या कहती कि आज वो विवेक से मिली? शायद कह भी देती, लेकिन विवेक से मिलने पर उसका परेशान होना आकाश को अच्छा नहीं लगेगा। अतीत को जानना और बात है, अतीत को वर्तमान में दखल देते हुए बर्दाश्त करना और बात है। वह बताती भी क्या उसे? विवेक का कार एक्सीडेंट हुआ है, बहुत चोटें आई हैं, दायां कंधा डिसलोकेट हो गया है, दाईं तरफ माथे पे 8 टाँके पड़े हैं, दाएं पैर में फ्रैक्चर हो गया है। उसकी पत्नी भी साथ थी, उसे भी चोटें आईं लेकिन ज़्यादा नहीं। होश में आने पर उसी ने एम्बुलेंस को फ़ोन किया था और खुद ही हॉस्पिटल लेकर आई। पुरानी पहचान थी सो उसने पूरी तत्परता से ट्रीटमेंट किया, उसकी पत्नी को दिलासा दिया और चली गई। और हाँ, उसकी पत्नी का नाम सुकन्या है और वह जानती थी कि विवेक और रेवा कभी मित्र थे। बस इसमें तो कुछ भी ऐसा परेशान होने वाला नहीं बात है, लेकिन कुछ था जो परेशान कर रहा था। वह था सुकन्या की बातें। महज 2 ही 3 वाक्य कहे थे उसने रेवा से, लेकिन रेवा को लग रहा था इन 2-3 वाक्यों में पूरी कहानी छुपी हुई थी। रेवा चौंकी थी विवेक को देखकर और सुकन्या ने पूछा था, डॉक्टर आप जानती हैं इन्हें? हाँ, बचपन में हम पड़ोसी हुआ करते थे, रेवा ने विवेक के बेहोश चेहरे को घूरते हुए कहा था। आप रेवा हैं? सुकन्या ने पूछा था और रेवा हल्के से चौंक गई थी। फिर एक छोटी सी मुस्कान के साथ उसने कहा था, विवेक ने बताया। और बात खत्म करते हुए विवेक की चोटों को एग्जामिन कर नर्स को हिदायतें देने लगी थी। खून थोड़ा ज़्यादा निकल गया था, उसका भी इंतज़ाम करना था। विवेक को ऑपरेशन थिएटर में भेजते हुए उसने सुकन्या से कहा था, चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। नहीं, अब मुझे चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं जानती हूँ कि ये ठीक हो जाएंगे, सुकन्या ने शांत स्वर में कहा था। और रेवा समझ गई थी उसे अपने और विवेक के विषय में कुछ कहने की आवश्यकता नहीं थी। वो हंस पड़ी। लगता है विवेक ने कुछ ज़्यादा ही बताया है, उसने कहा था और ऑपरेशन थिएटर की तरफ मुड़ गई थी। ऑपरेशन के बाद विवेक को रूम में शिफ्ट करने और ड्रिप वगैरह लगाने के दौरान सुकन्या ने एक भी प्रश्न नहीं पूछा। वह समझाकर चलने लगी तो उसने पूछा, आप रुकेंगी नहीं? उसका स्वर अत्यंत शांत था। नहीं, रेवा ने सहजता से उत्तर दिया था। अभी तो हालत स्थिर है, मेरे रुकने जैसी कोई आवश्यकता तो दिखती नहीं है। दूसरे डॉक्टर भी आ चुके हैं, फिर भी अगर आपको कोई आवश्यकता महसूस होगी तो मुझे इस फ़ोन नंबर पर फ़ोन कर दीजिएगा। और वह उसे अपना फ़ोन नंबर पकड़ाकर चली आई थी। चली क्या आई थी, भाग आई थी। उससे परेशानी विवेक के घायल होने से नहीं, सुकन्या के शांत से चेहरे से हो रही थी। रास्ते में भी उसे कार चलाते हुए बहुत परेशानी हुई थी। उसकी आंखों के सामने बार बार विवेक और सुकन्या के चेहरे आते रहे। पीछे से हॉर्न पड़ने पर चैतन्य होती और फिर सोचने लगती, आखिर क्या बताया होगा विवेक ने अपनी पत्नी को। अब भी अपने कमरे के बिस्तर पर लेटी वो यही सोच रही थी, आखिर इतनी शांत कैसे थी वो। कोई प्रश्न नहीं, कोई कौतूहल भरी दृष्टि नहीं। विवेक से अलगाव के पश्चात रेवा के मन में एक बार उससे मिलने की इच्छा जरूर थी, खासकर आकाश के साथ विवाह के बाद। वह विवेक को बताना चाहती थी कि वह कितनी सुखी है, लेकिन आज इस अजीब सी परिस्थिति में अचानक हुई इस मुलाकात के बाद वह सोच रही थी, काश यह मुलाकात नहीं होती। यह भी एक अजीब संयोग था कि वह विवेक ही था जिसकी ज़िद पर वह डॉक्टर बनी थी और आज वह उसकी डॉक्टर थी और वह उसका मरीज़। रेवा के होंठ हल्की मुस्कान में एक ओर खिंच गए।
उसे वह दिन भी याद आ गया जब उसने विवेक से कहा था कि वह डॉक्टर नहीं बनना चाहती। उसकी 12वीं के इम्तिहान हो गए हैं और विवेक उसके लिए डॉक्टरी का एंट्रेंस का फॉर्म लेकर आया था। लेकिन विवेक मैं डॉक्टर नहीं बनना चाहती, रेवा ने मनहार करते हुए कहा था। डॉक्टर नहीं बनना था तो साइंस पढ़ने की ज़रूरत क्या थी? विवेक ने नाराज़ होते हुए कहा। मुझे कहाँ कोई ज़रूरत थी, वो तो तुम चाहते थे इसलिए ले लिया था ना, रेवा ने ठुनकते हुए कहा था। तुम डॉक्टर बनो यह भी मैं ही चाह रहा हूँ, विवेक ने अधिकार भरे स्वर में कहा था। लेकिन विवेक, मैं, रेवा वाक्य पूरा नहीं कर पाई थी। आखिर क्या बनना चाहती हो तुम? विवेक झल्ला गया था। मैंने बताया तो था तुम्हें, मैं पत्रकार बनना चाहती हूँ, रेवा ने हिचकते हुए कहा था। देश और समाज की पत्रकार, विवेक जैसे फट पड़ा था। फिर चढ़ गया तुम्हारे ऊपर पत्रकारिता का भूत। जब मैं कहता हूँ कि तुम्हारे दिमाग में भूसा भरा है तो तुम्हें बहुत बुरा लगता है, लेकिन बात है यह बिल्कुल सच। विवेक, रेवा आहत हो गई थी। क्या विवेक? विवेक, कुछ पता है पत्रकार किसे कहते हैं? अखबारों पत्रिकाओं में 4 नाम पढ़ लिया, सोच लिया पत्रकार बनेंगे। कुछ जानती भी हो पत्रकार बनने के लिए कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं, कितनी गलाकाट प्रतियोगिता है इस फील्ड में। हर समय तैयार रहना पड़ता है। आधी रात, पिछले पहर कहीं कोई घटना घटी तो वहाँ तुरंत पहुँचना पड़ता है। न दिन का चैन न रातों की नींद। कर सकोगी ये सब? तुम जो कार में सफ़र करके थक जाती हो, छान सकोगी खाक गाँवों और कस्बों की? विवेक ने जैसे भाषण ही दे डाला था। समय आएगा तो कर ही लूँगी। पहले से इसका अभ्यास करके रखती क्या? रेवा ने चिढ़कर कहा। देखो रेवा, आदमी जैसे वातावरण में पलता है ना, वैसा ही बनता भी है। तुम्हारा पालन पोषण ऐसा नहीं हुआ है कि तुम असुविधाओं को झेल सको, विवेक जैसे किसी बच्चे को समझा रहा था। फिर तुम्हें समाज की सेवा ही करनी है ना, वो तो तुम डॉक्टर बनकर भी कर सकती हो। वो तो सेवा का सबसे बड़ा क्षेत्र है। पत्रकारों को तो कभी गालियाँ भी सुननी पड़ती हैं, लाठियाँ भी खानी पड़ती हैं, जबकि डॉक्टरी के पेशे में तो आदर है, यश है, पैसा है और तुम्हारी इच्छा की रक्षा है। रेवा बोलने से अपने आप को रोक नहीं पाई। रेवा, विवेक गंभीर हो गया था। तुम जानती हो मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मैं तुम्हें खतरों के मुंह में नहीं जाने दे सकता। तुम नहीं जानती पत्रकारिता के क्षेत्र में स्त्रियों का कैसा शोषण होता है। ऐसा नहीं है विवेक, मुझे इन बातों का अनुमान नहीं है, रेवा ने विरोध करना चाहा। कुछ सोचकर ही तो मैंने, सोचकर, खाक सोचकर, विवेक फिर नाराज़ हो गया था। सोचती तो ऐसा नहीं बोलती तुम। विवेक, मुझे अपने निर्णय लेने का भी अधिकार नहीं है, रेवा ने आहत होकर कहा था। तुम अभी बहुत छोटी हो, तुम्हारे लिए क्या सही और क्या गलत ये तुम अभी नहीं समझ सकोगी, विवेक ने अभिभावक की तरह कहा था। तुम मुझसे कितने बड़े हो विवेक? 4 साल बड़े हो, और इतना फ़र्क क्या पड़ जाता है? रेवा खींच गई थी। या तो तुम्हें अपने मम्मी पापा से पूछना चाहिए, जो यह सोचते हैं कि मैं तुम्हारे लिए सोचूंगा, सही सोचूंगा, विवेक ने शांति से कहा था। ऐसे में मेरे दिमाग में तुम्हारी तरह भावुकता का कूड़ा थोड़े ही भरा है जो मैं सही गलत नहीं समझ सकूं। विवेक ने अचानक अपना मूड बदल लिया था, लेकिन रेवा फिर चढ़ गई। अगर दिमाग में सिर्फ भावुकता का कूड़ा भरा है तो क्यों नहीं वैसी लड़की ढूंढ लेते जिसके दिमाग में बुद्धि का खाद भरा हो? ढूंढ लेता, लेकिन मजबूरी है, इस भावुकता के कूड़े के ऊपर ऐसा चेहरा फिट है जो मेरी नज़र और कहीं जा ही नहीं सकती। विवेक ने हल्की मुस्कान के साथ अपनी गहरी आंखें रेवा के चेहरे पर टिकाते हुए कहा था। 17 साल की रेवा ने उन आंखों के जादू में खोकर मेडिकल एंट्रेंस का फॉर्म भर दिया था। ऐसा था विवेक, भावुकता के कूड़े से मुक्त, लेकिन बातों का जादूगर, दुनिया के सही और गलत नज़रियों को देखने वाला, बीएससी फिज़िक्स का टॉपर, और इस बार जिसके एमएससी में भी टॉप करने की पूरी संभावना थी। अपने ही मम्मी पापा की आंखों का तारा नहीं, बल्कि रेवा के मम्मी पापा का भी दुलारा। रेवा गलत हो सकती थी, विवेक नहीं। और रेवा, उसे तो आदत ही पड़ गई थी विवेक के अधिकार क्षेत्र में जीने की। ऐसे भी कहाँ ठहर पाती थी वो विवेक के आगे। कभी ठहरने की कोशिश भी की तो उसके स्पर्श का जादू उसके सारे प्रश्नों को लील जाता था। रेवा ने लंबी सांस ली। ऐसे ही चल रहा था जिंदगी।
विवेक एमएससी में भी गोल्ड मेडलिस्ट होकर उसी कॉलेज में लेक्चरर हो गया था और अपनी पीएचडी और शोध पत्रों में जुटा हुआ था। रेवा भी अपनी मेडिकल की पढ़ाई में लगी हुई थी। विवेक की इच्छा थी दोनों अपने कैरियर में स्थायित्व मिलने के बाद ही शादी करें। सब कुछ निश्चित था, लेकिन फिर कुछ ऐसा हो गया जिसने सारे निश्चित को अनिश्चित में बदल दिया। पता नहीं उस दिन जो हुआ वह सही हुआ या गलत हुआ। रेवा हमेशा ही इसके लिए सोचती आई है, लेकिन कभी किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकी। विवेक को सोचती तो लगता सही हुआ, आकाश को सोचती तो लगता गलत हुआ, लेकिन जो कुछ हुआ उसने रेवा की ज़िंदगी बदल दी। तुषार गुप्ता, हाँ यही नाम था उसका, उसके बैच का सबसे तेज लड़का। पता नहीं कहाँ है आजकल। रेवा के होंठों पर एक छोटी सी व्यंग्यात्मक मुस्कान आ गई। आज जिसके विषय में कुछ पता नहीं, उस दिन उसकी मुलाकात ने रेवा के सपनों के महल को ताश के पत्तों की तरह बिखेर कर रख दिया था। उस दिन मौसम की पहली बारिश हुई थी और उसी दिन विवेक ने किसी बड़े सेमिनार में अपना शोध पत्र प्रस्तुत किया था, जिसकी बहुत प्रशंसा हुई थी। उसी की खुशी में विवेक रेवा को लेकर एक रेस्टोरेंट में आया था। थोड़ी देर बाद तुषार भी वहां आ गया था, जो शायद अपनी बाइक से था और अचानक तेज़ हुई बौछारों से बचने के लिए अंदर चला आया था। वह रेवा के मित्रों में से था और एक दो बार घर भी आ चुका था। विवेक और तुषार अपरिचित नहीं थे। रेवा ने उसे हाथ हिलाया और वह उसकी टेबल पर चला आया। रेवा को इसमें कुछ भी असहज नहीं लगा था। उसकी भीगी हुई हालत पर हंसते हुए उसने विवेक से कॉफ़ी ऑर्डर करने के लिए कहा। कॉफ़ी आने पर पीने के दौरान वह तुषार से बातें करती रही थी। अपनी ओर से वह विवेक से भी बातें कर रही थी, लेकिन विवेक ने बातचीत में कोई खास हिस्सा नहीं लिया। यह कोई नई बात नहीं थी। विवेक ऐसे भी उसके दोस्तों को अपने से छोटा समझकर उनसे बातचीत में विशेष रूप से शामिल नहीं होता था। सो इस दिन भी कुछ अप्रत्याशित नहीं था, कम से कम रेवा की दृष्टि में तो नहीं था। कॉफ़ी पीकर तुषार चला गया। रेवा विवेक से बातें करने लगी। अचानक उसने समझा कि विवेक उसकी बातों का सहजता से उत्तर नहीं दे रहा है। क्या हुआ, तुम्हारा मूड क्यों खराब हो गया अचानक? रेवा ने पूछा। विवेक सिर्फ उसे एक नज़र देखकर चुप रह गया। क्या बात है विवेक? रेवा ने उसके हाथ पर अपना हाथ रखते हुए पूछा और विवेक ने धीरे से अपना हाथ खींच लिया। रेवा जैसे सन्नाटे में आ गई थी। विवेक, उसके मुंह से इतना ही निकल सका था। उत्तर में विवेक उससे पिज़्ज़ा पर नमक छिड़कने लगता है। खाओ, ठंडा हो रहा है। विवेक का स्वर भी ठंडा था। रेवा को याद आई विवेक का इस तरह उसे अनदेखा करना उसे कितना आहत कर गया था। उमड़ते आंसुओं को रोकने की चेष्टा में उसके कंठ में दर्द होने लगा था। उसके पहले विवेक ने कभी ऐसा नहीं किया था। कितना भी नाराज़ हो, पर उसकी बातों को अनसुना करना या उसके स्पर्श से इनकार करना ऐसा कभी नहीं हुआ था। उसका गुस्सा तो रेवा के छूटने मात्र से पिघल जाता था। फिर आज क्या हुआ? वह स्तब्ध थी, उसे देखती रह गई। शायद उसकी इस स्तंभित मुद्रा पर विवेक को दया आ गई और उसने बात को वहीं निपटा लेने का फैसला किया। तुम्हें नहीं लगता तुम इस लड़के से कुछ ज़्यादा ही इंटरेस्ट लेने लगी हो? विवेक ने रेवा की आंखों में देखते हुए पूछा था। इंटरेस्ट लेने लगी हूँ? किसमें? तुषार में? उसने मूर्खों की तरह पूछा था। हाँ, मैं तुषार की ही बात कर रहा हूँ। विवेक का स्वर कड़वा था। कैसे? रेवा का दिमाग अभी भी काम नहीं कर रहा था। ये तो तुम बताओगी ना? विवेक ने उसी अंदाज में कहा था। मुझे तो ऐसा कुछ नहीं पता। क्या उसे कॉफ़ी के लिए बुलाना, उसमें इंटरेस्ट लेना था? वो भी जब वो भीगा हुआ था? रेवा अपनी आवाज़ के आश्चर्य को आज भी सुन रही थी। यह सिर्फ आज की बात नहीं है, तुम्हारी बातों में वो अक्सर हुआ करता है। विवेक के आवाज़ में आरोप था। हाँ तो क्या हुआ इसमें? वो मेरा दोस्त है, क्लास का सबसे तेज़ स्टूडेंट है। कितनी बार उसने मेरी मदद की है। तो तुमसे बातें करूँगी तो उसकी चर्चा तो होगी ना? रेवा उसकी आपत्ति पर चकित थी। यह लगातार हो रही चर्चा ही बता रही थी कि तुम उसमें इंटरेस्ट ले रही हो, विवेक ने शुष्क स्वर में कहा था। और वह अगर लड़की होता तो? रेवा का धैर्य जवाब देने लगा था। तब उसकी चर्चा करते हुए मैं उसमें इंटरेस्ट नहीं ले रही होती। लेकिन वो लड़की नहीं है ना। तुम्हारा विरोध किससे है?
मैं उसकी चर्चा ज़्यादा करती हूँ इससे या उसके लड़का होने से? रेवा उत्तेजित हो गई थी। दोनों से, विवेक ने सपाट स्वर में कहा था। विवेक, रेवा अवाक सी रह गई थी। तुम्हें मेरे पुरुष मित्रों से ऐतराज़ है? कैसे? कब से? तुम्हारे सभी पुरुष मित्रों से नहीं रेवा, तुम्हारे इस मित्र से, विवेक ने इस पर जोर देते हुए कहा था। इसलिए क्योंकि मैं इसकी इंटेलेक्चुअलिटी की प्रशंसा करती हूँ? रेवा की भवें जुड़ने लगी थी। इसलिए भी क्योंकि तुम उसकी पर्सनैलिटी की भी प्रशंसा करती हो, विवेक ने पूरी गंभीरता से कहा। मैं उसकी पर्सनैलिटी की प्रशंसा की? कब? वाह, तुम्हें पता ही नहीं कि तुमने उसकी पर्सनैलिटी की प्रशंसा कब की? इतना छाया हुआ है वो तुम्हारे अचेतन मन पर, और तुम कहती हो तुम्हारी उसमें रुचि नहीं। विवेक का व्यंग रेवा के कलेजे को चीर गया था। अपमान और दुख से सुन्न सी रेवा मुंह खोले उसे देखती रह गई थी। विवेक ने ही आगे कहा था, अभी उसके शरीर के पैक्स की प्रशंसा शायद कोई और कर रहा था, है ना रेवा? रेवा को याद आई तुषार की भीगी कमीज से दिखते उसके शरीर को देखकर उसने कहा था, लगता है आजकल जिम जाने लगा है। तो क्या किसी मर्द के शरीर की सुंदरता की प्रशंसा कर देना उसमें रुचि लेने का प्रमाण है? रेवा अविश्वास से विवेक को देखती रह गई थी। ऐसा कैसे सोच सकता है वो? विवेक, तुम्हें याद है पिछले सप्ताह हमने एक फिल्म देखी थी, उसमें हीरोइन की सुंदरता की तुमने बहुत प्रशंसा की थी। तो मैं क्या समझूं कि उस हीरोइन में तुम रुचि लेने लगे हो? नहीं, तुम ऐसा नहीं सोच सकती, क्योंकि हीरो हीरोइन की प्रशंसा का यह अर्थ नहीं होता, और तुम तो पता नहीं कितने सारे हीरो लोगों की प्रशंसा करती रहती हो, ऑटोग्राफ लेने के लिए भागती हो। मैंने कभी कुछ कहा क्या? विवेक हार कैसे मान सकता था। मैंने हीरो के सिक्स पैक्स की प्रशंसा करूं तो कोई हर्ज नहीं, क्योंकि वो मेरी पहुंच से बाहर है। लेकिन अगर मैं अपने क्लासमेट के सिक्स पैक की प्रशंसा करती हूँ तो मैं उसमें रुचि ले रही हूँ, क्योंकि वो मेरी पहुँच में है। रेवा अपने दिमाग में गुजरती आंधियों को सुन रही थी। तुम बात को गलत दिशा में ले जा रही हो। मैं तुम्हें सिर्फ वह समझा रहा हूँ जो तुम समझ नहीं रही हो। तुम मुझे समझा रहे हो कि मैं उससे प्यार करने लगी हूँ, और मैं सोचती हूँ तुम्हें यह विश्वास है कि मैंने तुम्हारे सिवा और किसी के लिए आज तक सोचा ही नहीं है। अपमान और दुख रेवा की आंखों में आंसू बनकर घुमड़ने लगे थे। मैंने ये नहीं कहा कि तुम उससे प्यार करने लगी हो, लेकिन तुम्हारा मन उसकी तरफ झुक रहा है, भले ही तुम इसे समझ नहीं रही हो, विवेक ने थोड़ा रक्षात्मक होते हुए कहा था। मुझे तो लग रहा था विवेक कि तुम अपने आप को नहीं समझ रहे हो, रेवा ने गाल पर आए आंसुओं को पोंछते हुए कहा था। मुझे अपने आप को समझने के लिए किसी और के डेफिनेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती रेवा, विवेक ने रूखे स्वर में कहा था। नहीं पड़ती होगी विवेक, लेकिन आज पड़ रही है। तुम्हें आज समझने की आवश्यकता है कि तुम एक सामान्य मर्द की तरह अपनी प्रेमिका के साथ किसी गैर मर्द की एक सामान्य बातचीत को भी नहीं झेल पा रहे हो। रेवा ने विवेक को उसका सच दिखाना चाहा था। बस इतनी घटिया विश्लेषण की क्षमता है तुम्हारी? विवेक का स्वर आक्रामक हो चुका था। मेरी यही क्षमता है। आश्चर्य है कि इतने दिनों से तुमने यह कैसे नहीं जाना। रेवा उसे उसी के अंदाज में उत्तर देने का निर्णय कर चुकी थी। जानता हूँ, और इसीलिए तुम्हें मेरे साथ की आवश्यकता है, ताकि मुझे तुम्हारे साथ की आवश्यकता है और तुम्हें मेरे साथ की आवश्यकता नहीं है। रेवा के पास उसका वाक्य पूरा होने देने का धैर्य नहीं था। विवेक ने कोई उत्तर नहीं दिया। चुप क्यों हो? मैंने कुछ पूछा है तुमसे? रेवा की आवाज़ विवेक की चुप्पी में छुपे उत्तर की आशंका से कांप उठा। मैं साथ का निर्माण कर सकता हूँ रेवा, विवेक ने पूरी गंभीरता से कहा था, और रेवा उसे इस तरह देखती रह गई थी जैसे उसकी बात समझ नहीं पाई हो। विवेक भी उसे देखता रहा था। रेवा उसकी दृष्टि से अपरिचय को नहीं झेल पाई थी, और तिनके की तलाश से वह कुर्सी की पुश्त पर टेक लगाकर बैठ गई। ठीक है विवेक, अगर ऐसा ही है तो तुम अपने लिए किसी और के साथ का निर्माण कर लो, रेवा ने दूसरी ओर देखते हुए धीरे से कहा था। तुम्हें शायद पता नहीं कि तुम क्या कह रही हो, विवेक ने एक क्षण चुप रहकर कहा। नहीं विवेक, मुझे पता है मैं क्या बोल रही हूँ। रेवा का स्वर अचानक शांत हो गया था। तुम अभी गुस्से में हो, घर चलो फिर देखेंगे, विवेक ने कहा था, और रेवा एकदम तिलमिला गई। क्या समझते हो मुझे, बच्ची? तुम जाओ, मैं अभी रुकूंगी, उसने दृढ़ता से कहा था।
नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। तुम्हें घर पहुंचाना मेरी जिम्मेवारी है। मैं अंकल आंटी को बोल के तुम्हें लाया था। विवेक ने बिना किसी उद्वेग के कहा और रेवा का धैर्य समाप्त हो गया। ठीक है, चलो, उसने एकदम खड़े होते हुए कहा और कुर्सी ढकेलकर बाहर चली आई। हालांकि उसे पता था उसके इस तरह उठकर चले जाने से आसपास के लोग विवेक को घूर रहे होंगे, लेकिन आज उसे इसकी परवाह करने की इच्छा नहीं थी। रास्ता एकदम चुप्पी में कटा। विवेक चुपचाप गाड़ी चलाता रहा और वह खिड़की से बाहर देखती रही। घर के आगे जब विवेक ने कार रोकी तो वह बिना उसकी ओर देखे कार से उतर आई। विवेक ने गाड़ी बढ़ा ली। काश विवेक उतरकर चला आया होता मेरे साथ, रेवा ने सोचा और चौंक पड़ी। क्या ख्याल आया मेरे दिमाग में? क्या अब भी? रेवा सहम गई। नहीं, ये एक ख्याल मात्र है, क्योंकि उसमें विवेक से प्यार किया था और वह सारा कुछ नहीं हुआ होता तो उसका विवाह भी उसी से हुआ होता। लेकिन अब सब कुछ खत्म हो चुका है, बंद हो चुका है वो अध्याय। वो सुखी है आकाश के साथ। उसने जैसे अपने आप को याद दिलाया, किससे झूठ बोल रही है वह, उसके मन में पूछा, और रेवा की छाती एक लंबी सांस के साथ फूल उठी। उसने तकिया छाती के नीचे दबा लिया और औंधी पड़ गई। उस दिन तो घर में घुसते ही उसके मन ने कहा था कि विवेक चला आया होता उसके पीछे। अपने कमरे में बिस्तर पर गिरकर रोते हुए भी उसने देर तक प्रतीक्षा की थी कि विवेक आ जाए और उसे मना ले, कह दे कि उसने जो कुछ कहा वो ईर्ष्यावश बोला गया था। वह उसे दुख नहीं देखना चाहता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। विवेक नहीं आया और रेवा ने अपने सपनों को आंखों के रास्ते बहा दिया था। जल्द ही दोनों परिवार को उनके तनाव की बात पता चल गई थी। विवेक ने अपने मम्मी पापा से क्या कहा पता नहीं। रेवा ने जो हुआ वो बता दिया और कहा वह इस रिश्ते का टूट जाना ही उचित समझती है। उसके मम्मी पापा ने इकलौती बेटी की इच्छा के विरुद्ध जाना उचित नहीं समझा, लेकिन रेवा ने भले ही कह दिया था कि अब वह इस रिश्ते में नहीं रहना चाहती है, लेकिन उसके मन में कहीं न कहीं था कि उसके मम्मी पापा उसे बिना बताए विवेक के पास जाएं और किसी तरह सुलझा लेंगे सारा कुछ। लेकिन रेवा के पिता ने यह सोचकर कि जिसने अभी शक किया वो आगे भी करेगा, इसकी क्या गारंटी है, इस मामले को समाप्त कर देना ही उचित हो। पिता के इस तर्क को स्वीकार करते हुए भी रेवा इतनी सहजता से झेल नहीं पाई थी सब कुछ। अपनी स्मृति में आज भी वह उस हताशा को महसूस कर सकती थी। किसी भी तरह विवेक से मिलने की इच्छा से लड़ते हुए गुजरते वो दिन, जब सामने खुली किताब में वह खुद को विवेक के इस व्यवहार का हल ढूंढते हुए पाती थी। विवेक को फ़ोन कर लेने की तड़प को दबाने के लिए दिन भर अपने काम में किसी न किसी तरह से व्यस्त रहती थी। कुछ करने के लिए नहीं होता तो माँ से ही बातें करने में समय काटने लगती थी। कितने पगलाए हुए थे वो दिन। बार बार लगता था अब टूट जाएगी, जाकर खड़ी हो जाए उसके सामने और उसे झकझोर कर पूछे, क्यों कर रहे हो तुम ऐसा? लेकिन उसकी हताशा को संभाल रहा था स्वयं विवेक। रास्ते में आते जाते वो उससे मिल जाता था, लेकिन कहता कुछ नहीं था, जबकि वह जानती थी कि वह उसे देख रहा है। उसकी यही तटस्थता रेवा की जिद को थामे हुए थी। इस बार नहीं झुकना है उसके अहंकार के आगे। इस बार खुद के अहंकार का कद भी उतना ही बड़ा रखना है जितना बड़ा उसके अहंकार का है। रेवा ने अपने आप को पढ़ाई में डुबा दिया था। उसने उन रास्तों और उन समयों को भी बदल डाला था जिन पर विवेक से मुलाकात की संभावना रहती थी। बार बार सामने आती उसकी स्मृतियों से बचने के लिए उसने उसके दिए गए तमाम उपहारों को एक कार्टन में बंद करके फालतू सामानों के बीच रखाई थी और इंटर्नशिप के बाद वहाँ के नामी हॉस्पिटल में मिली नौकरी को ठुकरा कर इस छोटे शहर के हॉस्पिटल में चली आई थी जहाँ उसे आकाश मिला था। रेवा के होंठों पर एक छोटी सी मुस्कान आ गई। जब उसने आकाश से विवाह का निश्चय कर लिया था तो उसने माँ को फ़ोन करके कहा था वो कार्टन जिसमें विवेक के दिए उपहार रखे हैं कामवाली की बेटी को दे देना। शायद उसने सोचा था यही न्याय होगा आकाश के साथ नई ज़िंदगी शुरू करने के लिए। लेकिन क्या सच में न्याय कर पाई थी रेवा? क्या वह सचमुच आकाश को उतना प्यार कर सकती थी जितना उसने विवेक को किया था? इस प्रश्न का
ईमानदार उत्तर नहीं था, नहीं। भले ही इसका आभास उसने कभी आकाश को होने नहीं दिया था, लेकिन न जाने कितनी बार न चाहते हुए भी उसने आकाश की तुलना विवेक से की थी। खासकर तब जब उसे आकाश को अपनी किसी इच्छा के लिए कहना पड़ता था। विवेक पता नहीं कैसे बिना बताए समझ जाता था उसकी इच्छाओं को। रेवा को बिना बताए ही उसे पूरा कर देता था, और जब वह खुशी मिश्रित आश्चर्य से उसे देखती तो मुस्कुराकर उसकी नाक हिला देता था। नई सैंडलों से उसके पैरों में छाले तो नहीं पड़े, इसका ख्याल रखने वाला विवेक और आकाश। रेवा ने मुस्कुराकर सोचा, उसे तो उसकी सैंडलों का पता ही नहीं रहता। अलमस्त ठहाके लगाकर हंसने वाला आनंदी आकाश और एकदम संयमित रहने वाला विवेक। खाली पलों में भी विवेक के हाथों में कोई किताब ही होती और आकाश के हाथों में होता टीवी का रिमोट। रेवा के हर प्रश्न का उत्तर होता था विवेक के पास, और आकाश। रेवा ने कभी उससे कुछ पूछने के लिए सोचा ही नहीं। विवेक का बारीक व्यक्तित्व और आकाश का मोटा मोटा अंदाज। हाँ, एक और फ़र्क था दोनों में। विवेक की दुनिया में रेवा के अतिरिक्त बहुत कुछ था, लेकिन आकाश की दुनिया में सिर्फ रेवा ही रेवा है। रेवा की तंद्रा को भंग करते हुए कमरे में हल्की रोशनी वाला ट्यूब अचानक जल उठा। रेवा ने घबराकर उधर देखा। कॉफ़ी लो डियर। हाथ में भाप उगलते 2 कॉफ़ी मग लिए आकाश खड़ा था। अरे, तुम कब आ गए? रेवा ने उठते हुए कहा। बस जितनी देर में कॉफ़ी बनी उतनी देर पहले। आकाश ने उसे मग पकड़ाया, उसके बगल में बैठ गया। कपड़े भी नहीं बदले और कॉफ़ी बनाने चले गए? रेवा की आवाज़ में प्यार और माफ़ी मांगने का अंदाज़ था। तुम्हें सोया हुआ देखा तो मुझे लगा तुम थक गई होगी। कपड़े बदलता तो तुम डिस्टर्ब होती, इसलिए सोचा पहले कॉफ़ी बना लूँ तब तुम्हें जगाऊँ। कपड़े तो तुमने भी नहीं बदले हैं। आज कोई बड़ा ऑपरेशन था क्या? आकाश ने उसका हाथ अपने हाथ में ले लिया। हाँ, एक बड़ा ऑपरेशन था। रेवा ने कॉफ़ी के भाप में उसके प्रश्नों के उत्तर ढूंढते हुए कहा। बहुत थक गई हो? आकाश ने उसकी पीठ अपनी बाहों में घेरकर उसे धीरे से अपनी ओर खींच लिया। रेवा अचानक अपने मन की ऊहापोह से मुक्त हो गई। मैंने तुम्हें विवेक के विषय में बताया था ना? हाँ, आकाश ने थोड़ी आशंका के साथ उसे देखा। वही था आज, कार एक्सीडेंट हुआ है। रेवा ने अपने कंधे पर आकाश की बाँह का तनाव महसूस किया। क्या बहुत बुरी तरह घायल है? आकाश ने क्षण भर उसका मुंह देखने के बाद पूछा। घायल तो है, राइट साइड पूरा इंजर्ड है, लेकिन मुझे उसकी चिंता नहीं, वो ठीक हो जाएगा। रेवा के शब्द उसकी सोच में गुम हो गए। वो ठीक हो जाएगा तो तुम्हें उसकी चिंता भी नहीं, तो फिर तुम परेशान क्यों हो? आकाश के स्वर में छुपी आशंका रेवा सुन रही थी। विवेक के साथ उसकी पत्नी भी है आकाश, और उसकी बातों से लग रहा है कि वो मेरे और विवेक के रिश्ते के विषय में अच्छी तरह जानती है। अच्छा, कुछ मिसबिहेव किया क्या? आकाश के स्वर में रोष झलक आया। नहीं, ठीक उल्टा। उसने तो जैसे विवेक को सौंप ही दिया मुझे, रेवा ने अपने विचारों से उलझते हुए कहा। ओह कम ऑन रेवा, तुम बिना मतलब के चिंता कर रही हो। उसने तुम पर विश्वास जताया होगा कि तुम जो भी करोगी विवेक के लिए सही ही करोगी। इसमें सोचने जैसी क्या बात है? जाहिर है वो एक समझदार महिला है। आकाश ने उसकी पीठ सहलाकर उसे आश्वस्त करना चाहा। रेवा उसका मुंह देखती रह गई। तुम मेरी हर परेशानी का इतना आसान हल कैसे ढूंढ लेते हो आकाश? रेवा ने थोड़ी हैरानी और थोड़े प्यार से पूछा। क्योंकि मुझे तुम्हें परेशान देखना अच्छा नहीं लगता, आकाश ने मुस्कुराकर कहा और कॉफ़ी में भीगे उसके होंठ छू लिए। रेवा ने एक छोटी सी सांस के साथ अपने दिमाग के तमाम विचारों को एक किनार रख दिया और अपना सर उसके कंधे पर रख दिया। लेकिन दूसरे दिन की सुबह आकाश की बातों की तरह आसान नहीं थी। रेवा सिर्फ अपनी पुरानी स्मृतियों से नहीं, विवेक से मिलने और उसकी प्रतिक्रिया की कल्पनाओं से भी जूझ रही थी। क्या वो पहचानेगा उसे या इनकार कर देगा? नहीं पहचानने से इनकार तो नहीं करेगा, लेकिन शायद महज एक डॉक्टर की तरह ले उसे। लेकिन उसने अपनी पत्नी को उन दोनों के संबंधों की गहराई बता रखी है। फिर ऐसे में पहचान तो ऊपरी तौर पर लेना उसके लिए संभव होगा क्या?
खुद उसकी प्रतिक्रिया क्या होगी अगर विवेक ने उससे पुरानी पहचान के जैसा व्यवहार किया तो। रेवा अपने मन की दुर्बलता से डर रही थी। ओह, ये क्या बचपना है, उसने अपने आप को झिड़का। मैं सिर्फ उसकी डॉक्टर हूँ, या बहुत से बहुत एक अच्छी दोस्त। हॉस्पिटल में पहुंचकर रेवा जब राउंड पर निकली तो थोड़ी ही देर बाद उसने महसूस किया कि वह दूसरे मरीजों को देखने में ज़्यादा समय ले रही थी। जनरल वार्ड से निकलते हुए रेवा ने लंबी सांस ली। क्यों डर रही है वो विवेक से मिलने से? आकाश से शादी के बाद वह खुद उससे मिलना चाहती थी, एक बार दिखाना चाहती थी कि उसे कितनी खुशी है कि वह आकाश के साथ है। और अब उसकी ज़िंदगी में विवेक महज एक याद के सिवा कुछ भी नहीं रह गया है। फिर यह डर कैसा? नहीं, विवेक का अब उसके जीवन में कोई हिस्सा नहीं है, वह चाहे तो भी नहीं। रेवा जब विवेक के कमरे पर पहुंची तो नर्स उसे दवा देकर इंजेक्शन दे रही थी। वह उसे विवेक की हालत की रिपोर्ट देने लगी। रेवा उससे बातें कर रही थी कि सुकन्या ने दरवाज़ा खोला। नमस्कार। सुकन्या ने महज मुस्कान के साथ हाथ जोड़े। नमस्कार। रेवा ने कल के सारे तनाव को झटक कर एक चौड़ी मुस्कान के साथ उत्तर दिया। कैसे हैं आपके साहब? अभी पेन किलर दवाओं का असर है, इसलिए ठीक हैं। कल मैंने अपना फ़ोन नंबर तो आपको दिया, लेकिन आपका लेना भूल गई, आपसे बात नहीं हो पाई। रेवा ने माफ़ी मांगने वाले अंदाज में कहा। अरे कोई बात नहीं, कोई ज़रूरत होती तो मैं फ़ोन करती ना। वैसे रात में जो डॉक्टर आए थे उन्होंने बताया कि आपने फ़ोन किया था। सुकन्या अब भी सहज थी। रेवा कहीं से भी उसकी आवाज़ में छुपा कोई व्यंग नहीं ढूंढ सकी। जाग रहा है या सो रहा है? रेवा ने पूछा और महसूस किया कि उसके मन का एक कोना अब भी चाह रहा है कि वह सोया हुआ ही मिले। अभी तुरंत जागे हैं, आइए ना, सुकन्या ने मुड़ते हुए कहा और रेवा अपने आप को तैयार करती हुई उसके साथ बढ़ गई। विवेक आंखें बंद किया हुआ लेटा हुआ था, पीला निचड़ा हुआ चेहरा। रेवा का मन अचानक उमड़ आया। विवेक, उसने स्नेहपूर्वक पुकारा। विवेक की आंखें भग से खुल गईं। उसने एकदम से सर घुमाकर उसे देखा। तुम? उसकी आवाज़ में घोर आश्चर्य था। हाँ, क्यों? मैं तो कल से ही हूँ। सुकन्या जी ने बताया नहीं? रेवा को उसके आश्चर्य पर आश्चर्य हुआ। नहीं, मैंने नहीं बताया था। मैंने सोचा अचानक आपको सामने देखकर जो खुशी होगी उससे क्यों इन्हें वंचित किया जाए। सुकन्या ने ईषत मुस्कान के साथ कहा। रेवा हतप्रभ रह गई। सिली, औरतें कितनी भी उम्र की हो जाएं, उनका बचपना नहीं जाता, विवेक ने बिना सुकन्या को देखे हुए कहा। उसकी आंखें रेवा के चेहरे पर चिपकी हुई थीं। कैसी हो? उसने पूछा। उसकी गंभीर आवाज़ ने इन दो शब्दों में बहुत कुछ उड़ेला था। रेवा एक बारगी सहम गई, अपने लिए भी और शायद सुकन्या के लिए भी। औरतों का ये बचपना ख़त्म हो जाए ना विवेक, तो पुरुषों के जीवन में संतोष का एक बहुत बड़ा ज़रिया ख़त्म हो जाएगा। वैसे तुम्हें नहीं, मुझे पूछना चाहिए, तुम कैसे हो? रेवा ने उसकी ओर आंखों की कोमलता को महसूस करने से इनकार कर दिया। वैसा ही हूँ जैसा देख रही हो। विवेक की आंखें रेवा की पूरी देह पर घूम गई और रेवा ने सुकन्या को आहिस्ता से अपना चेहरा घुमाकर दूसरी ओर देखते देखा। वो टेबल पर रखे रेवा के लाए फलों के लिफाफे को खोलने लगी। वो मैं जानती हूँ, तुम जैसे थे वैसे ही हो। मैंने तुमसे तुम्हारी तबीयत और तकलीफ़ के विषय में पूछा है, रेवा ने सामने वाले बेड पर बैठते हुए कहा और मन ही मन अतीत के किसी भी पन्ने को नहीं खोलने का निश्चय कर लिया था। अभी तो कोई तकलीफ़ नहीं हो रही है, विवेक ने धीरे से कहा। हाँ, थोड़ा अनईज़ी महसूस कर रहा हूँ, उसने आगे जोड़ा। अनईज़ी तो महसूस होगा ही ना, अभी भी 45 दिनों तक होता रहेगा। वैसे ये एक्सीडेंट हुआ कैसे? तुम तो बहुत अच्छे ड्राइवर हो। रेवा का प्रश्न बातें वर्तमान में बनाए रखने की चेष्टा मात्र था। सड़क खाली थी तो कार की स्पीड तेज थी। अचानक एक साइकिल वाला सामने आ गया। उसी को बचाने में गाड़ी किनारे उतर गई और पेड़ से टकरा गई। फिर क्या हुआ मुझे पता नहीं, विवेक ने कहा और रेवा ने महसूस किया कि वह अचानक हुई मुलाकात के आशय से उबर चुका था। उसके बाद का तुम्हें पता नहीं? सुकन्या जी ने बताया नहीं? इन्होंने ही तो तुम्हें यहाँ लाया है।
हाँ, इन्होंने भी थोड़ी देर पहले बताया। ये तो खैरियत थी कि सुकन्या जी को कुछ नहीं हुआ और वो समय रहते तुम्हें यहाँ ले आई, वरना थोड़ी भी देर हो जाती तो बहुत मुश्किल हो जाती। वैसे सुकन्या जी, आप कैसे एकदम बच गईं? रेवा ने सुकन्या को बातचीत में शामिल करने की गरज से पूछा। वो मैं इनके ऊपर लद सी गई थी, सो मुझे कुछ नहीं हुआ। सर स्टीयरिंग से टकरा गया था तो बेहोश हो गई थी। उसी साइकिल वाले ने मेरे होश में आने की मदद की और उसी ने मेरे मोबाइल से एम्बुलेंस को फ़ोन भी किया था, सुकन्या ने कहा और नारंगी की फाँकें प्लेट में रखकर विवेक की ओर बढ़ाते हुए बोली, मैंने रेशे निकाल दिए हैं विवेक, 1-2 फाँक ले लीजिए, मुँह का स्वाद थोड़ा अच्छा लगेगा। रेवा, तुम जैसे निकाला करती थी वैसे निकाल दो ना। विवेक की आंखें रेवा को फिर कुछ बीता हुआ याद दिला रही थी, लेकिन रेवा सुकन्या की इस खुली अवमानना से संकुचित हो उठी। अरे, वह किसी तरह इतना ही कह सकी, लेकिन सुकन्या शांत थी। कैसे निकालती हैं? प्लेट उसकी ओर बढ़ाते हुए उसने अत्यंत सहजता से पूछा। कुछ खास नहीं, फांकों के छिलके हटाकर दाने निकाल दिया करती हूँ, खाने में आसानी हो जाती है। वैसे ही निकाल दीजिए, रेवा ने कहा और घड़ी देखते हुए अचानक व्यस्त हो उठी। हे ईश्वर, बहुत समय हो गया, मैंने अभी तक राउंड भी पूरा नहीं किया और 2 ऑपरेशन भी हैं। मैं चलती हूँ सुकन्या जी। विवेक, उसने कहा और खड़ी हो गई। अभी कब तक हो? विवेक ने पूछा। 3 बजे तक हूँ। वैसे तो जाते समय मिल ही लूँगी, फिर भी सुकन्या, कोई आवश्यकता हो तो खबर कीजिएगा, रेवा ने दरवाजे की ओर बढ़ते हुए कहा। किस तरह का ऑपरेशन है? सुकन्या ने उसके साथ आते हुए पूछा। एक बच्चा है, उसकी टांग उखड़ गई है और एक महिला है, बाथरूम में गिर गई है, कूल्हे की हड्डी में फ्रैक्चर हो गया है। रेवा ने इस असंबद्ध प्रश्न पर थोड़े विस्मय से सुकन्या को देखा और उसे अपने पीछे दरवाज़ा बंद करते देखते समझ गई कि वो कुछ कहना चाहती है। रेवा, एक प्रार्थना है, सुकन्या ने कहा। प्रार्थना की क्या बात है, कहिए ना। रेवा ने किसी अवांछित के लिए खुद को तैयार करते हुए कहा। जब तक वो यहाँ हैं तब तक आप उनकी देखभाल डॉक्टर के रूप में नहीं, सिर्फ रेवा के रूप में कीजिए। मुझे उम्मीद है इससे वो जल्दी अच्छे हो जाएंगे। मैं जो कह रही हूँ उसे आप समझ रही हैं ना? सुकन्या ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा। रेवा 2 पल के लिए स्तब्ध सी उसे देखती रह गई। समझ रही हूँ, और शायद उसे भी जो आपने कहा नहीं कहा, रेवा ने धीरे से कहा। सुकन्या ने सर झुका लिया और मुड़ गई। रेवा ने उसकी छोटी सी थकी हुई सांस सुनी जो शायद वह रोक नहीं पाई थी। रेवा बंद होते दरवाजे को देखती रही। उसने महसूस किया कि उसके अंदर विवेक से मिलने की उत्सुकता अचानक समाप्त हो गई थी और वह अब सुकन्या के लिए सोच रही थी। ये कैसा जीवन जी रही है? रेवा धीरे धीरे आगे बढ़ गई। दिन इसी तरह बीतते रहे। रेवा ने परिस्थिति को बिल्कुल सहज ढंग से लेने का निर्णय कर लिया था। वह बस पुराने एक मित्र की तरह मिलने विवेक से आती रही। उसने पूरी चेष्टा रहती थी कि बातों का सिलसिला अतीत की तरफ न मुड़ने पाए। संदर्भवश किसी बात का सिला अगर उधर मुड़ भी जाता तो जल्दी ही उसे वर्तमान में ले आती। सुकन्या, जो प्रायः उसकी बातें एक अच्छे श्रोता की तरह सुनती, उसे खींच खींच कर अपनी बातों में शामिल करती। उसने महसूस किया कि विवेक भी गुजरे किसी कल की चर्चा से बचता है, लेकिन उसकी आंखें रेवा के चेहरे से हटती नहीं हैं। जो कुछ उसकी आंखों में बार बार कौंध रहा था वह रेवा को डरा रहा था। एक कामना जगा रहा था उसके मन में, काश उस दिन विवेक उतर जाता उसके साथ, चला आता उसके पीछे, मना लेता उसे, शायद ज़िंदगी ज़्यादा सुखी होती, तृप्त, परिपूर्ण। रेवा जानती थी यह ख्याल एक अपराध है आकाश के निश्चल प्रेम के प्रति। और सुकन्या, विवेक की आंखों में जो कुछ रेवा को दिख रहा था, क्या उसने नहीं देखा होगा? यह तृप्ति, यह परिपूर्णता उसने भी तो चाही होगी, और रेवा की कामना एक अपराध भावना में बदल जाती। वह इस सोच से मुक्त होना चाह रही थी। रेवा को आश्चर्य हो रहा था, विवेक ने एक बार भी उससे उसकी शादी के विषय में नहीं पूछा था। पता नहीं वो जानता नहीं था या उसने कभी भी पूछने की आवश्यकता नहीं समझी। पूछा तो सुकन्या ने भी नहीं था, लेकिन रेवा ने उसे बातों बातों में बता दिया था। शायद इसके पीछे सुकन्या को आश्वस्त करने की इच्छा रही थी। तो क्या सुकन्या ने विवेक को क्या बताया नहीं था?
कोई ठिकाना नहीं कि उसने बताया हो या ना बताया हो। शायद यह सोचकर विवेक को अच्छा लगे कि उसने अभी तक विवाह नहीं किया, सिंदूर वो लगाती नहीं थी, तो वह खुद को समझा लेता। रेवा सुकन्या के लिए जितना सोचती उतना ही उलझती। कैसी स्त्री है ये? क्या इसने खुद को विवेक की इच्छाओं के ऊपर न्यौछावर कर रखा है? इतना प्यार, वो भी उससे जिसके विषय में वो जानती थी कि उसने मन के किसी कोने में अपने पुराने प्यार को सुरक्षित रखा हुआ है। क्या है ये, प्रेम या कोई जिद कि इसी मार्ग पर चलकर एक दिन विवेक को पूरा पा लेगी? हो सकता है, लेकिन बहुत कठिन मार्ग है और बहुत धैर्य चाहिए इसमें। बातचीत के दौरान रेवा को मालूम हुआ था कि अपनी कल्पना के मुताबिक विवेक ने इसरो में वैज्ञानिक का पद पा लिया था और सुकन्या वहीं उसकी असिस्टेंट रिसर्चर थी। पिछले ही साल दोनों ने प्रेम विवाह किया था। उस समय काम की व्यस्तता के कारण कहीं घूमने नहीं निकल सके थे। अब जाकर छुट्टी मिली तो भीड़ भाड़ से दूर किसी शांत जगह पर जाने की इच्छा से दोनों यहाँ पर आ गए थे। और हाँ, सुकन्या ने यह भी बताया कि उसके माता पिता इस विजातीय विवाह को स्वीकार नहीं कर सके थे और सुकन्या अपना पिछला सारा कुछ छोड़कर विवेक के साथ चली आई थी। सुनकर रेवा को कोई आश्चर्य नहीं हुआ। रेवा से ज़्यादा कौन जानता था विवेक के जादू को। विवेक बहुत तेज़ी से ठीक हो रहा था। वह अब बिस्तर पर लेटे लेटे ऊबने लगा था। रेवा ने उसे आश्वस्त किया कि वह उसे 8वें दिन हॉस्पिटल से छुट्टी दे देगी, लेकिन उसे अभी अपने दाएं पैर पर जोर नहीं देना। प्लास्टर तो 45 दिन के बाद ही कटेगा और तभी पता चलेगा कि पैर की क्या हालत है। और अभी तो दाएं बांह में भी इसके टाँके लगे हैं। जिस दिन विवेक को हॉस्पिटल से छुट्टी मिलने वाली थी, उससे एक दिन पहले रेवा ने आकाश से पूछा क्या वो विवेक से मिलना पसंद करेगा, तो आकाश तुरंत तैयार हो गया। रेवा को आशा नहीं थी कि वह इससे इतनी सहजता से तैयार हो जाएगा। आकाश उसके चेहरे के भाव देखकर हंस पड़ा। मैं बहुत दिनों से उससे मिलना चाह रहा था रेवा। क्यों? मैं देखना चाहता था कि इतना बड़ा स्कॉलर इतना मूर्ख कैसे है। मूर्ख? रेवा ने हैरानी से उसे देखा। हाँ, जिसने तुम्हें छोड़ दिया वो मूर्ख नहीं तो और क्या है? यही तो आश्चर्य है, जो खुद इतना योग्य है वह तुम्हारी योग्यता कैसे नहीं पहचान सका। अब किस लिए फ्लर्ट कर रहे हो? मैं तो ऑलरेडी फंस चुकी हूँ। रेवा ने हंसकर कहा तो आकाश ने उसे अपने पास खींच लिया। जीवन भर फंसी रहो इसलिए, उसने कहा और उसके चेहरे पर झुक गया। चेहरे पर बरसते चुंबनों में रेवा ने आकाश के डर को पहचाना और सोचा वह सचमुच भाग्यवान है, उसे आकाश मिला। उसे विवेक नाम की कसक से खुद को मुक्त करना ही होगा। विवेक के कमरे का दरवाज़ा खुला हुआ था। रेवा ने दस्तक दी तो सुकन्या की आवाज़ आई, खुला है, आ जाइए। रेवा ने अंदर कदम रखा तो आकाश पीछे ही ठहर गया। रेवा उसकी झिझक को समझते हुए आगे बढ़ गई। विवेक बिस्तर पर लेटा था और सुकन्या उसे दवा दे रही थी। सुकन्या ने चौड़ी मुस्कान के साथ उसका स्वागत किया और रेवा ने भी मुस्कान से उत्तर दिया। सब ठीक? उसने सुकन्या से पूछा और दरवाजे की तरफ देखकर बोली, अरे क्यों रुक गए? अंदर आओ। हाथों में खूबसूरत सा गुलदस्ता और गेट वेल सून का कार्ड लिए हुए आकाश ने अंदर कदम रखा। दवा निगलते हुए विवेक ठिठक गया। रेवा ने विवेक के चेहरे पर आश्चर्य और अविश्वास के भाव देखे और उसे अच्छा लगा। उसने सुकन्या के चेहरे पर गुजर गई काली छाया को भी देखा और किसी भी तरह विवेक की खुशी चाहने की उसकी इच्छा पर चकित रह गई। विवेक ने दवा के साथ साथ अपना आश्चर्य भी निगल लिया और आश्चर्य आकाश को एक नज़र देखकर सवालिया आँखों से रेवा को देखने लगा। मैं एक ख़ास आदमी को तुमसे मिलाने लाई हूँ, आकाश, मेरे हस्बैंड। आकाश, ये विवेक हैं। रेवा ने परिचय कराया। हेलो। आकाश ने हाथ बढ़ाया। सॉरी। विवेक ने गर्दन से लटक रहे अपने हाथ को देखा। अपना बायां हाथ बढ़ा सकते हो? रेवा ने सोचा। अरे कोई बात नहीं, आप अपने बाएं हाथ से ये गुलदस्ता ले लीजिए। मैंने रेवा से पूछकर इसे बनवाया है। आशा है आपको पसंद आएगा। आकाश ने गुलदस्ता विवेक की ओर बढ़ाया। अच्छा है। विवेक ने गुलदस्ता लेकर बेड पर रख दिया। बहुत दिनों से मिलने की इच्छा थी आपसे। रेवा अक्सर आपकी बातें किया करती है। उम्मीद नहीं थी कि ऐसी परिस्थिति में मिलेंगे। कैसे हैं आप?
आकाश ने सहज आत्मीयता से पूछा। देख ही रहे हैं। विवेक के इस छोटे से उत्तर में रीवा ने उसके व्यवहार के तनाव को महसूस किया और आकाश की ओर मुड़ गई। आकाश, मैंने तुम्हें इनसे मिलाया ही नहीं। ये है सुकन्या, विवेक की मिसेज। नमस्कार। आकाश ने हाथ जोड़े। नमस्कार। सुकन्या सहज हो चुकी थी। मैं इतनी देर से सोच रहा था कि लगता है रीवा ने अपने इस स्पेशल मरीज़ के लिए अलग से इतनी खूबसूरत नर्स को ड्यूटी पर लगा रखा है। आकाश ने मुस्कुराकर कहा। बातें बड़ी अच्छी कर लेते हैं आप। सुकन्या हंस पड़ी। पसंद आई आपको? इसी बात पर आपको कुछ देने का मन कर रहा है, लेकिन क्या दूं? विवेक, आपके गुलदस्ते से एक फूल ले सकता हूँ? आकाश ने पूछा। ज़रूर, आप पूरा भी ले सकते हैं। विवेक की आवाज़ और आंखें दोनों ही ठंडे थे। नहीं, पूरा तो नहीं, सिर्फ एक फूल लूँगा। पता नहीं, आकाश ने विवेक के टेढ़ेपन का ध्यान नहीं दिया और समझने से इनकार कर दिया। उसने गुलदस्ते से एक फूल निकाला और सुकन्या की ओर बढ़ा दिया। ये आपके लिए। शुक्रिया, लेकिन मैं इसे रखूं कहाँ? सुकन्या ने दवाओं से भरे टेबल की ओर देखते हुए कहा। मैं एक अच्छी जगह बताऊं? हाँ ज़रूर। सुकन्या ने उत्सुकता दिखाई। इसे अपने बालों में लगा लीजिए। ये कमरे का बीमार सा माहौल है ना, एकदम से मुस्कुरा उठेगा। आकाश ने भवें चमकाई। आकाश, रीवा ने धमकाया। ओह सॉरी, मैं तो भूल गया था कि मेरी बीवी यहीं खड़ी है। आकाश ने चौंकने वाली सूरत बनाई और सुकन्या हंस पड़ी। बहुत जल्दी भूलते हैं आप। नहीं, मैं नहीं भूलता, वो तो आपको देखकर भूल गया था, आकाश ने कहा और विवेक से बोला, मिस्टर विवेक, आप नाराज़ तो नहीं हो रहे हैं? नहीं, मैं जानता हूँ स्त्रियों को ऐसी बातें अच्छी लगती हैं, विवेक ने बिना मुस्कुराए कहा और रीवा को लगा जैसे वह कह रहा हो, मैं जानता हूँ तुम ऐसी ही बातें कर सकते हो। वैसे कहाँ हैं आप अभी? विवेक ने पूछा। ये जो बांध परियोजना चल रही है ना, उसी में। ओह, कॉन्ट्रैक्टर हैं आप? विवेक ने निष्कर्ष निकाल लिया। जी नहीं, इंजीनियर। रीवा से कहाँ मुलाकात हुई आपकी? यहीं, इसी हॉस्पिटल में। लीवर की बीमारी लेकर आया था, उसके ठीक होते होते दिल की बीमारी लग गई। आकाश ने रीवा को देखते हुए मुस्कुराकर कहा। विवेक ने कुछ नहीं कहा, बस एक बार सिर हिलाकर रह गया। मैं कहीं बोर तो नहीं कर रहा हूँ ना आपको? आकाश ने शायद उसकी तटस्थता देख ली थी। नहीं, मैं सुन रहा हूँ आपको, विवेक ने उसी अंदाज में कहा। लेकिन मैं अब चलूँगा। आशा करता हूँ आप जल्दी ठीक हो जाएंगे और आप दोनों हमारे घर ज़रूर आइएगा। सुकन्या जी, अब इजाज़त दीजिए। बाय डियर। आकाश ने रीवा को हाथ हिलाया और दरवाजे की ओर मुड़ गया। कमरे में थोड़ी देर चुप्पी रही। तीनों आकाश को दरवाजे की से निकलते और उसके पीछे बंद होते दरवाजे को देखते रहे। फिर सुकन्या ने आगे बढ़कर हाथों में पकड़े फूल को ग्लास में रख दिया। विवेक के बेड पर रखे गुलदस्ते को उठाकर टेबल पर उसे रखने के लिए जगह बनाने लगी। तुमने बताया नहीं था, विवेक ने कहा। तुमने पूछा नहीं था। रीवा ने विवेक को उसी के अंदाज में जवाब देने का निर्णय कर लिया था। मैंने सोचा नहीं था। आश्चर्य है, तुमने कैसे नहीं सोचा था? क्या देखा तुमने इस आदमी में? विवेक के स्वर में छिपी अवमानना ने रीवा को तिलमिला कर रख दिया, लेकिन वह शांत रही। बड़ा सहज है, विदाउट एनी कॉम्प्लिकेशन। रीवा ने कंधे उचकाए। क्यों अपने आप को धोखा दे रही हो रीवा? तुम आज भी अपने आप को नहीं समझ पाई, विवेक ने कहा और रीवा को रेस्टोरेंट में हुई उसकी आखिरी मुलाकात याद हो आई। कभी अपने विषय में सोचा है? वह कुछ और कहती, इसके पहले सुकन्या धीरे से दरवाजे की ओर बढ़ गई। रीवा ने हतप्रभ होकर पुकारा, सुकन्या, आप कहाँ जा रही हैं? जाने दो उसे, वो सब जानती है। रीवा विवेक की निष्ठुरता पर अवाक रह गई। क्या वो ये भी जानती है कि तुम अपनी पूर्व प्रेमिका के पति को सहन नहीं कर पा रहे हो, जबकि तुम स्वयं विवाहित हो? उसने तीखे स्वर में कहा। तुम गलत समझ रही हो। मैं नहीं, तुम गलत समझ रहे हो विवेक। रीवा में उसे सुनने का धैर्य नहीं रह गया था। तुम यह सोचे बैठे हो कि आज भी यादों को संजोए बैठी होंगी
तुम्हारी तुलना में किसी और पुरुष ने प्रभावित नहीं किया होगा। तुम्हें यह देखकर चोट पहुंची कि मैं तुमसे अलग होकर सुखी हूँ, तुम्हारी किसी छाया से मुक्त हो, स्वतंत्र और संतुष्ट। ऐसा कुछ नहीं है, विवेक ने दृढ़ता से कहा। यह सारा कुछ आडंबर मात्र है तुम्हारा, एक धोखा जो तुम अपने आप को दे रही हो। तुम आज भी मुझसे प्यार करती हो। ये तुमने कैसे सोच लिया? रेवा ने आश्चर्य से उसे देखा। वो ऐसे क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो तुम उसे एक धमाके की तरह मुझसे मिलाने नहीं लाती। तुम्हारा यह सारा सुख और संतोष महज एक प्रतिक्रिया के सिवा और कुछ भी नहीं है, विवेक ने उत्तेजित होकर कहा और रेवा उसे देखती रह गई। और इसीलिए मेरे प्रति तुम्हारी इतनी तत्परता है। मेरी हर सुविधा असुविधा, इच्छा अनिच्छा का तुम्हारे पास उतना ही ख्याल है क्योंकि तुम मुझे कभी भूल ही नहीं। विवेक ने उसे चुप देखकर कहा। रेवा एक पल उसे देखती रही। तुम जरा भी नहीं बदले विवेक। उसने बहुत शांत स्वर से कहा, तुम आज भी वहीं हो जहां मैं तुम्हें छोड़कर आई थी, उतने ही अहंकारी, उतने ही आत्मकेंद्रित। इतने सालों बाद भी तुमने सब कुछ सिर्फ अपनी दृष्टि से देखा और मेरी सेवाओं को अपने प्रति मेरा प्यार समझ लिया। तुम यह भी नहीं सोच सके कि यह मेरे डॉक्टरीगत पेशा के कारण होता है। तुम्हारी पहचान का ख्याल होगा। एक पल के लिए रेवा के जी में आया कि कह दे और तुम्हारी पत्नी के आग्रह के कारण होगा, लेकिन रुक गई। नहीं, वह कहीं से भी सुकन्या के जीवन में कठिनाई का कारण नहीं बनेगी। रही बात आकाश की, उसने आगे कहा, तो मैं सुकन्या जी को बता चुकी हूँ कि मेरा विवाह हो चुका है। उन्होंने तुम्हें क्यों नहीं बताया ये मैं नहीं जानती। शायद वो तुम्हें कोई तनाव नहीं देना चाहती थी, और मैंने तुम्हें इसलिए नहीं बताया क्योंकि तुमने पूछा नहीं था। लेकिन मैं यह देख रही थी कि तुम यह माने बैठे हो कि आज भी तुम्हारी प्रतीक्षा है। मैं तुम्हें यह मानने देती विवेक। क्यों? मैं होने देती तुम्हें यह संतोष। मैं आकाश को अपना कुछ प्रमाणित करने के लिए तुमसे मिलाने नहीं लाई थी। तुम्हें तुम्हारी इस सोच से मुक्त कराने के लिए लाई थी कि दुनिया वही नहीं है जो तुम सोचते हो। उससे इतर भी दुनिया है जहाँ लोग प्यार करते हैं और प्यार किए जाते हैं। उनके पास भले ही अपने प्यार को व्यक्त करने के लिए शब्द ना हो, लेकिन वो अपने प्रिय को खोने से डरते हैं और खुद से ज़्यादा उसे प्यार करते हैं। उनका प्यार कोई एहसान नहीं होता विवेक। रेवा चुप होकर विवेक को देखने लगी। विवेक विस्फारित आंखों से उसे देख रहा था। उसकी आंखों में आश्चर्य और कुछ कुछ सदमे जैसा भाव था। रेवा आगे बढ़कर उसके बेड पर बैठ गई। विवेक, उसने उसका हाथ अपने हाथ में ले लिया। मैं तुम्हें कोई तनाव नहीं देना चाहती थी, लेकिन मुझे यह बताना ही था, अपने लिए भी और तुम्हारे लिए भी। उम्मीद करती हूँ तुम इसे समझोगे और इसका बुरा नहीं मानोगे। रेवा ने उसका हाथ थपथपाया। विवेक ने आहिस्ता से अपना हाथ खींच लिया। मैं किस लिए बुरा मानूंगा रेवा? उसने बेड की पुश्त से टेक लगाते हुए कहा। हर आदमी को खुश रहने का अधिकार है। अब यह उस पर निर्भर करता है कि वह अपनी खुशी किस में देखता है। विवेक ने उसे तटस्थ दृष्टि से देखा। रेवा कुछ पल उसे देखती रही। चलो, तुमने इतना तो माना, उसने मुस्कुराकर कहा और खड़ी हो गई। ठीक है, तुम आराम करो, मैं देखती हूँ सुकन्या कहाँ है। रेवा दरवाजे की ओर बढ़ गई। वह समझ रही थी कि दूसरों को देखने और समझने की जो दवा वह विवेक को पिला रही थी, उसे पचने और काम करने में वक्त लगेगा। एक बात और उसने महसूस की कि आज विवेक के हाथ का स्पर्श उसके लिए वैसा ही था जैसा उसके दूसरे मरीजों का होता है। वह सचमुच मुक्त हो गई थी। सुकन्या कमरे के दरवाजे से थोड़ा हटकर बरामदे की रेलिंग के सहारे खड़ी सामने बारिश हो रही थी देख रही थी। रेवा कुछ क्षण उसके चेहरे के अकेलेपन को देखती रही, फिर धीरे धीरे उसके पास आकर खड़ी हो गई। दोनों कुछ देर बारिश को देखती रहीं। वहीं रेवा ने चुप्पी तोड़ी। सॉरी सुकन्या, मुझे दुख है कि मैंने आपको डिस्टर्ब किया। नहीं रेवा, आपने मुझे डिस्टर्ब नहीं किया है। जिस घर में मैं रहती हूँ उस घर की बुनियाद ही आप हैं। फिर नए सिरे से क्या डिस्टर्ब होना। सुकन्या का स्वर शांत था। रेवा उसे देखती रह गई। सुकन्या ने एक छोटी सी सांस ली और गर्दन घुमाकर रेवा को देखा। मैं विवेक के जीवन में आपका विकल्प बनकर आई हूँ रेवा। आपको लगता है ये हमारी पहली मुलाकात है। आप
आपने भले ही मुझे पहली बार देखा, मैंने आपको बहुत बार देखा है, विवेक की कविताओं में, उसकी आँखों में, उसकी बातों में, बहुत बार तो उनके पहलू में भी मैंने खुद को रेवा ही महसूस किया है। सुकन्या के स्वर में कोई उत्तेजना नहीं थी। रेवा सिहर उठी। पीड़ा का भी अभ्यास हो जाता है। इस रिश्ते की क्या व्यवस्था थी सुकन्या? उसने धीरे से पूछा। जब इस रिश्ते को स्वीकार किया था ना, तब नहीं जानती थी कि इस रिश्ते को स्वीकार करने जा रही हूँ। विवेक ने बताया नहीं था? बताया था, लेकिन मेरी दृष्टि मोहावृष्ट थी। मैं उनके व्यक्तित्व की विशालता में डूबी हुई थी। उनकी आंखें, उनकी बातें, उनके स्पर्श का जादू, इन सब ने मुझे समझने ही नहीं दिया कि वो मुझ में रेवा को ढूंढ रहे हैं। वो तो जब इनके साथ चली गई तो जाना, मैंने सिर्फ एक खाली जगह भरी है, अपनी कोई जगह बनाई नहीं है। सुकन्या चुप हो गई। रेवा उसके शब्दों से बरसती पीड़ा में भीगती, स्तब्ध सी उसे देखे जा रही थी। सांत्वना के सारे शब्द खोखले लग रहे थे। जानती हैं ये एक्सीडेंट कैसे हुआ? सुकन्या ने सामने हो रही बारिश को देखते हुए कहा। हम लोग होटल से लॉन्ग ड्राइव के लिए निकले थे। रास्ते में उन्होंने कहा रेवा को बड़ा शौक था इस तरह के लॉन्ग ड्राइव पर जाने का, लेकिन मैं हमेशा ही टालता रहा। शायद मेरे धैर्य की सीमा कहीं से दरक गई थी। मेरे मुंह से निकल गया, मैं उतर जाऊं कार से? मेरी उपस्थिति में रेवा के ख्याल के साथ ड्राइव करने में असुविधा होगी। बस इतना पर्याप्त था। पत्नी को साथ बिठाकर प्रेमिका की बातें करना अपराध नहीं था, लेकिन मेरा यह विरोध अपराध था। तुम मीन माइंडेड हो, जो व्यक्ति है ही नहीं उससे ईर्ष्या करती हो। तुम क्या सोचती हो? तुम चली गई तो मैं नहीं जी सकूंगा? अपने लिए मैं पर्याप्त हूँ। मुझे किसी के सहारे की आवश्यकता नहीं, न जाने और क्या क्या। और हर बात के साथ कार की बढ़ती स्पीड। कब तक संभलती? एक बात पूछूं? पूछनी नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी, रेवा ने धीरे से पूछा। सुकन्या के होठों पर विषाद से भरी एक छोटी सी मुस्कान तैर गई। मेरे पास बताने के लिए है ही क्या रेवा? फिर भी पूछिए, क्या जानना चाहती हैं? इतना सब कुछ सहने की क्या व्यवस्था है? रेवा ने पूछा। लेकिन उसे लगा वह उत्तर जानती थी। उन्होंने भले ही मुझे किसी के विकल्प के रूप में चाहा है रेवा, लेकिन वो मेरे लिए किसी का विकल्प नहीं है। उनकी विद्वता, उनकी भाषा, उनकी कोमलता, उनके स्पर्श की उष्णता, इन सब से मुक्त होना आसान है क्या? सुकन्या जैसे अपने आप से बातें कर रही थी, लेकिन रेवा को लगा वह अपनी नहीं उसकी बातें कर रही है। यह सारा कुछ उसने भी तो जिया था। अंतर बस थोड़ा सा था। उसने यह सारा कुछ लहूलुहान करती पीड़ा के साथ जिया था, और सुकन्या यह सारा कुछ एक गहरी उदासी के साथ जी रही थी। शायद एक लंबी प्रतीक्षा के बाद कि कभी तो वह विवेक की आंखों में सिर्फ अपनी तस्वीर देख सकेगी। रेवा ने एक गहरी सांस ली। शायद अब आपको किसी और का विकल्प बनने की आवश्यकता ना पड़े। कैसे? आप वकालत करेंगी मेरी? सुकन्या ने मुस्कुराहट में पीड़ा थी। नहीं, मैं ऐसा कुछ करके आपको हल्का नहीं करूँगी। शायद मेरी स्थिति आपकी वकालत कर दे। मैं समझी नहीं रेवा। आकाश के साथ मेरी सुखी ज़िंदगी शायद आपको भी सुखी कर जाए, रेवा ने आशा भरे स्वर में कहा। सुकन्या एक छोटी सी सांस के साथ सामने देखने लगी। मुझे दुख है सुकन्या, मैंने अनजाने में आपकी ज़िंदगी नष्ट कर दी, रेवा ने उसके हाथ पर अपना हाथ रखते हुए कहा, और कुछ कर भी नहीं सकती सिवा ईश्वर से प्रार्थना के। शायद वही मेरे काम आ जाए, सुकन्या ने कहा और धीरे से अपना हाथ खींचकर कमरे की ओर मुड़ गई। रेवा ने पलटकर देखा नहीं, लेकिन वह जानती थी कि उसने दरवाजे पर रुककर अपनी आंखें पोंछी थी। उस दिन ड्यूटी से लौटते हुए रेवा विवेक के कमरे में नहीं जा सकी। एक रूटीन सी बन गई थी। ड्यूटी से लौटते हुए वह विवेक का हाल पूछ लेती थी। देर नहीं हो रही होती तो थोड़ा बैठ लेती, और नहीं तो कुशल क्षेम पूछकर चली जाती। लेकिन आज वह डॉक्टर्स रूम में बैठी उसका डिस्चार्ज पेपर तैयार करती हुई जैसे हिम्मत बटोर रही थी। उसकी बहुत इच्छा हो रही थी कि बिना मिले ही चली जाए, लेकिन यह भी ठीक नहीं लग रहा था, थोड़ा रिश्ता तोड़ने जैसा। आखिर एकदम से चले जाने की अपनी इच्छा से लड़ती हुई वह धीरे धीरे विवेक के दरवाजे पर पहुंच गई।
दरवाज़ा बंद था। उसने राहत की सांस ली। दरवाजे के खुले रहने पर उसे खुला है आइए के निमंत्रण का पर अंदर जाना पड़ता। ऐसे में अब सुकन्या खोलेगी तो हालचाल पूछकर दरवाजे से ही लौट जाएगी। रीवा ने दरवाज़ा खटखटाने के लिए हाथ उठाया और रुक गई। जो झिझक उसे हो रही थी वो झिझक उन दोनों को भी हो सकती थी ना। कहीं ये दरवाज़ा रोज़ की रूटीन से बचने के लिए तो बंद नहीं। रीवा को लगा आज दरवाज़ा खटखटाना एक अनधिकृत चेष्टा होगी। वह कुछ देर यूं ही अनिर्णय की स्थिति में खड़ी रही, फिर मुड़ गई। रात में फ़ोन पर पूछ लेना ठीक रहेगा। कोई सफाई देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसे पता था सुकन्या समझ जाएगी। रास्ते पर रीवा अपने कानों में सुकन्या की बातों की गूंज सुनती रही और इस समय भी अपने कमरे में बिस्तर पर लेटी उन्हीं बातों की जुगाली कर रही थी। तो ऐसे हो तुम विवेक, अहंकारी हो यह मैं जानती थी, लेकिन इतने आत्मकेंद्रित हो यह नहीं जानती थी। ये कैसा आश्चर्य है विवेक। तुम प्यार करते हो और बहुत प्यार करते हो, लेकिन जिसे प्यार करते हो उससे उसका स्व छीन लेना चाहते हो। दूसरों को तुरंत समझ लेने की तुम्हारी क्षमता यहाँ कैसे मात खा जाती है? नहीं, मात नहीं खाती। समझते तुम यहाँ भी हो, लेकिन यहाँ तुम यह समझते हो कि जो तुम उसके लिए ठीक समझो वही उसका उचित होगा। तुमसे अलग उसका कोई अस्तित्व नहीं। क्यों विवेक? तुमसे प्यार करने वाले का तुम्हारे व्यक्तित्व में अपना व्यक्तित्व तिरोहित कर देने की बाध्यता क्यों हो? माना तुम्हारा व्यक्तित्व बहुत विशाल है, विस्तृत फलक है, ढेर सारे आयाम हैं, लेकिन जिसने तुमसे प्यार किया छोटा सा ही सही, कुछ तो उसका निज का भी व्यक्तित्व होगा ना। आखिर उसमें कुछ तो होगा जिसने तुम्हें आकृष्ट किया। फिर वह तुम्हें अपने आप को खो दे, यह जिद क्यों? दम घुटता है इसमें विवेक। क्या तुम्हें इसका अनुमान नहीं? बेचारी सुकन्या। रीवा की छाती में एक लंबी सी सांस उमड़ आई। मुझे माफ़ करना सुकन्या, मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि विवेक की पत्नी को मेरी प्रेत छाया में जीना होगा। हालांकि कहीं ना कहीं मेरे जीवन में भी विवेक की प्रेत छाया रही है। रीवा के विचारों ने दिशा बदली। विवेक को हमेशा के लिए अपने जीवन से दूर कर देने के फैसले के बाद भी क्या मैंने अपने जीवन में किसी विवेक जैसे की प्रतीक्षा नहीं की? क्या मैंने आकाश में विवेक को तलाशने की चेष्टा नहीं की? ऐसे बहुत सारे पल आए मेरे जीवन में जब मुझे लगा कि काश मैं अपना अभिमान छोड़कर चली जाती विवेक के पास, तो शायद जीवन ज़्यादा सुखी होता। जब भी अपनी किसी इच्छा के लिए मुंह खोलकर आकाश को कहना पड़ा तो विवेक की याद आई। खाली समयों में आकाश के हाथों में जब टीवी का रिमोट देखा, किताबों में डूबे विवेक की याद आई। जब भी आकाश ने कोई चलता सा चुटकुला सुनाया, हंसने के बावजूद ये ख्याल आया कि अगर विवेक होता तो सुनाने की तो दूर सुनने से भी मना कर देता। अगर किसी चीज़ ने मुझे आकाश से बांधा तो वो थी सारी दुनिया से मुझे सुरक्षित रखने की उसकी चाहत। मुझे गर्म हवा का झोंका भी न छू सके इसकी सतत चेष्टा। मेरे हर अंदाज पर मुग्ध, मेरी हर बात पर न्यौछावर, वश चले तो चांद पर घर बना दे मेरे लिए। रीवा के होठों पर मुस्कान आ गई। हाँ, ऐसा है आकाश। हर तरफ से उसे अपने में समेटे हुए आकाश, जिसका होना पास से नहीं दूर से पता चलता है। रीवा ने आज नई दृष्टि से आकाश को देखा। हर बार उसे विवेक के पीछे खड़े होकर देखा था और वह छोटा दिखता था, लेकिन आज जब उसे विवेक के बराबर में रखकर देखा तो वह बहुत विस्तृत नज़र आया। शायद बहुत ज़रूरत थी विवेक से इस मुलाकात की, रीवा ने सोचा। बाहर का दरवाज़ा खुलने की आवाज़ से ने रीवा को बता दिया कि आकाश आ गया है। दौड़कर लिपट तक जाने की इच्छा एक गर्म सेंक की तरह उसके अंदर उतर गई, लेकिन उसने खुद को रोक लिया। वो सुन रही थी। आकाश ने ड्राइंग रूम की बत्ती जला दी है और अपने जूते उतार लिए हैं। अब पैरों में स्लीपर डाले बेडरूम की ओर आ रहे हैं। रीवा उठकर बैठ गई। आकाश ने दरवाजे पर पर्दा हटाया तो रीवा को अंधेरे में बैठे देखकर चौंक गया। रीवा, क्या बात है? अंधेरे में क्यों बैठी हो? उसने चिंता भरे स्वर में पूछा। बस ऐसे ही। नहीं, लाइट मत जलाओ। रीवा ने स्विच की ओर बढ़ते हुए उसके हाथ को देखते हुए कहा। तुम ठीक तो हो ना? आकाश ने उसके पास आकर उसकी गर्दन के नीचे खुली जगह पर हाथ रखते हुए पूछा।
जैसे उसका बुखार देख रहा हो या फिर दिल में मची हलचल को शांत कर रहा हो। हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस अभी रोशनी में रहने का मन नहीं है, रीवा ने उसे आश्वस्त किया। यहाँ बैठो, रीवा ने तकिया हटाते हुए कहा और आकाश के बैठ जाने पर उसकी गोद में सर रख कर लेट गई। आज तो लगता है देवता कुछ ज़्यादा ही प्रसन्न है, आकाश ने उसके खुले बालों को गोद की दूसरी तरफ फैलाते हुए कहा। कैसे? रीवा उसका मुंह देखने लगी। ड्राइंग रूम से छन कर आते प्रकाश में उसका चेहरा बेहद कोमल लग रहा था। बीवी अंधेरे में पास बिठाए गोद में सर रखे तो हुए ना देवता प्रसन्न। आकाश के स्वर में हंसी थी। अब कहो, क्या कह रही थी? आकाश ने उसके बालों में उंगलियों को कंघी की तरह करते हुए पूछा। तुम्हें पता है मुझे तुमसे कुछ कहना है। रीवा ने आश्चर्य से उसे देखा। आकाश हंस दिया। इतने दिनों से तुम्हारे अंदाज भी ना समझो। रीवा के मन में आया, कहे तुम कभी कभी मुझे चकित कर देते हो, लेकिन कहा नहीं। कहो ना, क्या कह रही थी? आकाश ने उसे चुप देख कर कहा। रीवा बातों का सूत्र ढूंढने लगी, कहाँ से शुरू करे। आकाश उसके बालों में उंगलियां घुमाता उसके बोलने की प्रतीक्षा करता रहा। तुम्हारे जाने के बाद बहुत सारी बातें हो गईं। वहाँ हॉस्पिटल में? हाँ, विवेक ने सोचा ही नहीं था कि मेरी शादी हो गई है। अच्छा? आकाश ने हल्की हंसी के साथ कहा। बेचारे सोच रहे होंगे कि तुम अब भी उनकी प्रतीक्षा में हो, तुमने उन्हें निराश कर दिया। हाँ, शायद, रेवा ने सोचते हुए कहा। उसके बाद सुकन्या से भी मेरी ढेर सारी बातें हुई। रेवा चुप हो गई। सुकन्या की बातें उसके अंदर एक अपराध बोझ जगा रही थी, एक ऐसा अपराध जो उसने किया नहीं था पर उसका कारण वह बन गई थी। रेवा ने लंबी सांस ली। आकाश, विवेक ने सुकन्या को एक ऐसे फ्रेम में लगा दिया है जहाँ कभी मेरी तस्वीर थी। मतलब वो तुम्हें भूल नहीं सका? नहीं, भूल सकना तो और बात है, किसी में किसी को आरोपित करना और बात है। चलो, यह भी कुछ हद तक समझ में आता है, लेकिन सुकन्या की बातों से लगा जैसे वह सुकन्या से उम्मीद करता है कि वह हर बात में मेरे जैसी हो। सोच में, बात में, व्यवहार में यह आश्चर्यजनक है और दुखद भी। रेवा फिर चुप हो गई। उसके बालों में घूम रही आकाश की उंगलियां रुक गई थी। वह स्तब्ध बैठा रेवा की बातें सुन रहा था। रेवा ने एक छोटी सी सांस ली। सुकन्या ने मुझसे स्पष्ट शब्दों में कहा कि विवेक ने उसे मेरे विकल्प के रूप में चाहा है। उसकी पीड़ा, उसके अकेलेपन ने मुझे भीतर तक कंपा दिया है। कितना कठिन है यह जानते हुए कि यह व्यक्ति मुझ में किसी और को ढूंढ रहा है, उसी को प्यार करना। और वह करती है? आकाश ने धीरे से पूछा। हाँ, वो करती है। मैंने पूछा भी कि इसकी क्या आवश्यकता है, तो उसने कहा कि भले ही विवेक उसे किसी की खाली जगह में भर दिया है, लेकिन उसने तो विवेक को सिर्फ उसी की तरह चाहा है। जानते हो आकाश, रीवा ने एक क्षण चुप रहकर कहा, मैंने बचपन में एक कहानी पढ़ी थी जिसमें हनीमून पर निकली एक लड़की में एक भूतनी घुस गई थी। वो लड़की तमाम उम्र भूतनी की इच्छा अनुसार जीती रही। 20-25 साल बाद जब भूतनी के दिन पूरे हो गए तो वह उस लड़की की देह से निकल गई। लड़की जैसे एक नींद से जागी, लेकिन वह बूढ़ी हो चुकी थी। सुकन्या से मिलकर मुझे अपना आपा एक भूत सा लग रहा है आकाश। सुकन्या इस प्रतीक्षा में जिए जा रही है कि कभी तो वो विवेक की ज़िंदगी में अपनी जगह बना पाएगी। डर लग रहा है कहीं इस प्रतीक्षा में वह बूढ़ी न हो जाए। रेवा अपने त्रासद विचारों को आकाश से बांटकर अपनी पीड़ा से मुक्त होना चाह रही थी। ऐसे मत सोचो, इसमें तुम्हारा क्या दोष है, आकाश ने कोमलता से कहा। रेवा को उसके स्वर में उसके लिए चिंता सुनाई दे रही थी। हाँ, मैं जानती हूँ इसमें मेरा कोई दोष नहीं है, लेकिन मुझे दुख तो हो ही रहा है ना। मैं अब तक समझती रही कि विवेक अहंकारी है, लेकिन इतना आत्मकेंद्रित है यही नहीं समझा था कभी। रेवा ने सांस भरी थी। तब तुम छोटी थी रेवा, आकाश ने उसे दिलासा देना चाहा। हाँ, तब मैं छोटी थी। मेरी मुग्ध दृष्टि में विवेक का व्यक्तित्व एक चट्टान की तरह मजबूत दिखता था। आज जाना वो चट्टान कितनी भुरभुरी है। रेवा ने एक गहरी सांस ली। बहुत ज़रूरी थी विवेक से यह मुलाकात। अब मैं बहुत संतुष्ट हूँ। पहले नहीं थी? आकाश ने एक क्षण के लिए चुप होकर पूछा।
रीवा ने इस प्रश्न की गहराई को समझा। मैंने तुमसे एक बात छुपाई है आकाश, उसने कहा। क्या? आकाश की आवाज़ जैसे किसी गहरी खाई से निकली थी। किन्हीं खास पलों में मैं तुम्हारी तुलना विवेक से कर बैठती थी। मैं झूठ नहीं बोलूँगी आकाश, मैं सोचने लगती थी कि कहीं मुझसे कोई भूल तो नहीं हो गई। नहीं आकाश, कुछ मत सोचो, रीवा ने उसकी देह का तनाव महसूस करते हुए कहा। मैं चाहती तो तुम्हें यह नहीं भी कह सकती थी, लेकिन मेरा यह स्वीकार इसलिए है क्योंकि तुमसे मेरा प्यार और विश्वास दोनों पहले से ज़्यादा गहरे हैं। मैंने आज जाना कि भले ही विवेक की बौद्धिकता बहुत आकर्षित करती है, लेकिन उसके प्रेम की एक शर्त है, उसके व्यक्तित्व की विशालता में अपने व्यक्तित्व को होम कर देना। तुम्हारे पास भले ही भाषा नहीं है, शब्द नहीं है, लेकिन कहाँ मिलता मुझे यह विस्तृत आकाश, जहाँ मैं स्वच्छंदता से उड़ती हूँ, दौड़ती हूँ, सपने देखती हूँ, कोई शर्त नहीं, कोई मांग नहीं। मैंने आज जाना आकाश कि तुम मेरे लिए भगवान का वरदान हो। रीवा ने आकाश का हाथ अपने चेहरे पर खींच लिया। हमेशा की तरह आज भी आकाश के पास शब्द नहीं थे, लेकिन उसकी बाहों के मजबूत घेरे और होठों के तप्त स्पर्श के बीच रीवा को किसी भाषा की आवश्यकता भी नहीं थी। उसने आंखें मूंद लीं। धन्यवाद विवेक, उसने सोचा, तुमसे इस मुलाकात ने ज़िंदगी से मेरी शिकायत दूर कर दी। कल जब मैं तुमसे मिलूंगी तो तुम्हें अपनी ज़िंदगी से विदा देने के लिए। कुछ और भी सोचना चाहा, लेकिन आकाश के तीखे हो रहे चुंबनों ने उसे कुछ और सोचने नहीं दिया। उसने करवट लेकर अपनी बाहों में आकाश को घेर लिया और एक संतुष्ट सांस से उसे उसके पेट में अपना चेहरा धंसा लिया। तो ये थी दोस्तों कहानी में आज की। आप बताइएगा कैसी लगी आपको, और पसंद आई हो तो इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और पहली बार है मन बावरा पे तो मन बावरा को सब्सक्राइब कर लीजिए। कहानी कैसी लगी ज़रूर अपने कमेंट सेक्शन में आकर बताइएगा। आपके जवाब के इंतज़ार में विदा लेती हूँ और फिर मिलूँगी आपसे मैं अगली बार एक अलग कहानी के साथ। तो दोस्तों अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ध्यान रखिए, और अभी मैं विदा लेती हूँ। नमस्कार दोस्तों।